नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो मुद्दा है शिक्षा नीति। दोस्तों, हमारे देश की अगर बात करें तो सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद 1986 में एक शिक्षा नीति पारित की गई और उसका एक छोटा सा संशोधन 1992 में किया गया। लेकिन 1992 के बाद से, क्योंकि एलपीजी का दौर 1990 के बाद आ गया था, तो बहुत सारी परिवर्तन पूरे देश, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुए। दोस्तों, उन तमाम परिवर्तन के साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी उसके साथ तालमेल बना के रखने से ही हम आज के आधुनिकता और वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उसके रेस में कहीं ना कहीं हम शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, काफी लंबे समय से इन सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था, लेकिन 2020 में नई शिक्षा नीति पारित की गई। और दोस्तों, ये एक ऐसा बड़ा स्टेप है जिसके बाद हम वाकई उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और बेहतरी के साथ, ईमानदार प्रयास के साथ अगर इसे सरकार ने अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी दुनिया के उन बेहतरीन मुल्कों में शामिल होगा जहां की शिक्षा नीति अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। अब दोस्तों, हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 की क्या खास बात है और किस प्रकार हम इस शिक्षा नीति को लागू करते ही उन देशों की कतार में शामिल हो जाएंगे जहां शिक्षा का बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है और शिक्षा नीति को ऐसा बनाया गया है जिससे कि व्यक्ति सिर्फ डिग्री होल्डर ना बने बल्कि जॉब ओरिएंटेड भी हो सके और उसे सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री होल्डर का वो लेके टैग लेके ना घूमना पड़े, बल्कि वो अपने देश के लिए एक बेहतरीन एसेट बन सके। दोस्तों, अब हम उन पॉइंट्स का जिक्र कर लेते हैं कि किन पॉइंट्स में बेहतरी की बात की गई है और वो कौन से क्या परिवर्तन है जिसके आधार पे हम इस शिक्षा नीति को एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन वाला स्टेप मान रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारा MHRD मंत्रालय पहले होता था, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। काफी समय से बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि जो MHRD का मुख्य जो उद्देश्य है, जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, वो शिक्षा व्यवस्था तक सीमित है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रासंगिक रहेगा कि अगर कार्य शिक्षा का हो रहा है तो मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एजुकेशन के हर लेवल पे जो जो चेंजेस की बात की गई है उसकी हम शुरुआत करते हैं। पहले क्या होता था कि 10+2 को हम फोकस ज्यादा करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 10th के बाद जो बच्चे अपने हिसाब से चॉइस के अनुसार आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम लेते थे, उसके आधार पे उनका फ्यूचर तय होता था, या उसके आधार पे हम ये मानते थे कि अब उनका स्कूली दौर समाप्त होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ वो बढ़ गए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 5+3+3+4, यानी कि अब इस व्यवस्था में हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन को भी फोकस किया है, जिसमें कि KG हो गया, नर्सरी हो गया, और जो प्ले स्कूल की बात कही गई है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने यहाँ पे जोर दिया है कि ये जो भी हमारी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इसे ज्यादा से ज्यादा मातृभाषा में वो करने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी बच्चे, क्योंकि हमारा देश एक विविधता भरा देश है, हम यहाँ पे सिर्फ एक भाषा नहीं बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से बहुत ही बेहतर ये स्टेप है और मैं इसकी काफी सराहना करना चाहूंगा कि इसी बहाने कम से कम हम अपनी मातृभाषा से रूबरू हो सकते हैं, उसके व्याकरण या जो मूलभूत जो बातें हैं उससे हमें रूबरू होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से बात हो रहा था कि रिसर्च की जो व्यवस्था है अब तक PhD करने के लिए, उसमें बहुत ही पुराना पैटर्न था जो वर्षों से चला आ रहा है। मास्टर डिग्री और उसके बाद कुछ नेट JRF ऐसी बातें होती थी, लेकिन काफी समय से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात पे राय देते थे कि इसमें वो लोग आ रहे हैं जो कि PhD को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि ये वो लोग हैं जो काफी हद तक ये सोचते हैं कि इनका कोई और ऑप्शन था जो फुलफिल नहीं हो पाया तो वो रिसर्च में आ गए। लेकिन अब ऐसा पैटर्न है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही आपको MA में एडमिशन होते ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, यानी कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। मास्टर डिग्री में अगर आप एनरोल्ड हुए तो आपको PhD करना है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों, और मैं यहाँ पे इसलिए सरकार की इस कदम की तारीफ करना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था पे में अगर जो बच्चे आते हैं, ये वाकई वही लोग होंगे जो रिसर्च को अच्छे तरीके से प्रायोरिटी देंगे और रिसर्च को दिल से निभाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी बेहतर बातें हैं कि शिक्षा बजट में भी काफी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, दुनिया के उन तमाम देशों की बात करें
तो शोध में जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे तब तक हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब कुछ और जो परिवर्तनकारी स्टेप हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च प्रमोट किया जाता है और बहुत सारे शोध किए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पे हमारे यहाँ एनआरएफ की स्थापना करने की बात कही गई है। दोस्तों, एनआरएफ एक ऐसा स्टेप है गवर्नमेंट का जिससे कि निश्चित तौर पे हमारा देश उन देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ पे कि शोध की गुणवत्ता बहुत ही बेहतर है। और दोस्तों, बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं। इसमें से मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि पहली बार हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के तमाम बेहतर देशों से जोड़ने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और उसका एक छोटा सा स्टेप ये है कि हमारे देश में दुनिया के तमाम बेहतर विश्वविद्यालयों के ऑफ कैंपस खोले जाएंगे। दोस्तों, अब तक जैसे कि यूएई में और तमाम खाड़ी देशों में अमेरिका की और काफ़ी दुनिया के बेहतर देशों की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ कैंपस खोले गए हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। दोस्तों, बात करते हैं स्कूली शिक्षा में सुधार की। तो सबसे जो बेहतर स्टेप एनसीटी का एक प्रपोजल था कि जो बीएड कोर्स है इसे 4 साल का बनाया जाए, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स की सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आफ्टर 10+2 जो भी छात्र एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें स्कूल में अपना करियर बनाना है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका है ताकि आफ्टर 10+2 उन्हें 3 तरीके के कोर्स वो चूज कर सकते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इससे क्या होगा कि उनका 5 साल का जो टर्म होता ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड, उसमें 1 साल बच जाएगा और ये पूरा जो कोर्स होगा वह सिर्फ 4 साल में हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार पहल है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्योंकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था आधारभूत है, जिसके बाद ही हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। दोस्तों, पहले क्या होता था कि बीएड कोर्स करने के बाद काफी सारे लोग इसलिए आ जाते थे ताकि एक ऑप्शन बना रहे कि इससे हम नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अब वही लोग बीएड करेंगे जो वाकई शिक्षा को अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था ये रखी गई है कि बहुत ही अच्छा खासा एंट्रेंस होगा, टीचिंग एबिलिटी परखी जाएगी और इसमें वही बातें होंगी जिससे कि छात्र शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को तो समझें, साथ ही साथ शिक्षा को एक करियर के रूप में लेने के लिए बहुत सरकार ने इससे प्रोत्साहन देने का काम किया है ताकि अब शिक्षा के करियर को लोग ये न समझें कि किसी और करियर से ये बेहतर नहीं है या इसे हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी बात है और इस तरीके के स्टेप की सराहना होनी चाहिए। तो स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो अब तक का जो पैटर्न होता था, हम एग्जामिनेशन के आधार पे एक परख करते थे। एक बार हमने एग्जाम लिया और उसके आधार पे हमने बच्चों को परसेंटेज दिया या ग्रेडिंग दे दिया, लेकिन इससे पूरी तरीके से आकलन नहीं हो पाता था। अब सरकार ने इस पे ज्यादा फोकस किया है कि बच्चे एनालिटिकल बने, बच्चे में एक एनालिटिकल क्षमता हो, उनमें समझबूझ की क्षमता हो, ना कि सिर्फ रटंत विद्या के द्वारा वो कुछ परसेंटेज प्राप्त करके डिग्री होल्डर बन सके। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या कही गई है कि कोई भी बच्चा जो 10+2 तक की एजुकेशन हासिल कर लिया, इसी दौरान उससे एक स्किल में पारंगत बनाया जाएगा ताकि जब वो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद निकले तो उसे इस बात का भय बिल्कुल ना हो कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट एक स्किल में पारंगत रहेगा तो वो निश्चित तौर पे उसके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि वो अपना स्वरोजगार कर सकता है और कहीं ना कहीं उसके पास एक ऑप्शन होगा और उसके मन का भय दूर होगा। ये बहुत ही आदर्श स्टेप है और मैं इसकी सराहना करता हूं कि पहली बार हमारे देश में इस तरीके की बात कही गई है। अब दोस्तों, हम बात ये कर लेते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत और वो कौन सी बातें हैं जो आज के पहले कभी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रखी गई है कि जो भी तमाम बॉडीज होती थी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो तमाम बॉडीज को अलग करके एक बॉडी बनाई गई है। इसमें सिर्फ 2 जो एजुकेशन है वो अलग रखे गए हैं, लॉ का एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। इसके लिए सेपरेट बॉडी रहेगी, जैसे कि मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और लॉ की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इन कोर्सेज के अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे बहुत फायदे हैं, इससे खर्च भी बचेगा और जो हर एक यूनिवर्सिटीज का, हर एक स्टेट का अलग अलग समय अवधि होती थी, उससे काफ़ी समय भी जाया करता था, काफ़ी खर्च भी आता था। ये दोनों ही बचेंगे और इससे उम्मीद की जा सकती है कि इससे काफ़ी हद तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को
और जो एंट्रेंस की में ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात ये कही गई है कि अब जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सब के लिए एक कायदे कानून बनाए जाएंगे। पहले क्या होता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ अलग कायदे कानून हैं और जितने भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अलग कायदे कानून हैं। दोस्तों इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जब एक कॉमन एंट्रेंस पैटर्न की व्यवस्था की जाएगी और बेंचमार्क एक होगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम है जो कि यूजीसी के अकॉर्डिंग टू रेगुलेट होती थी, वो उसमें क्या बेहतर की बात होगी कि जिस तरीके से छात्र जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरिट के आधार पे, एंट्रेंस के आधार पे एक पैटर्न होगा, तो एक जैसी सिलेबस की बात की जाएगी और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। दोस्तों यहाँ पे एक और ध्यान देने योग्य बात है कि ये जितनी भी प्रणाली की बात अभी सरकार ने की है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सरकार ने एक आदर्श व्यवस्था बनाने की बात कही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रखे। इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अब असेसमेंट की बात कही गई है, जैसे टीचर करते थे वैसे ही अब स्टूडेंट भी टीचर का इवैल्यूएशन करेंगे। इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट के मध्य एक बहुत ही बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठेगा और इसमें क्या होगा कि अपनी बात हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं। इसमें कहीं से भी पुरानी पद्धति की बात नहीं होगी कि बहुत सारे प्रकार की कमियों की बात पहले कही जाती थी कि कोई स्टूडेंट शिकायत करता था कि किसी को बेहतर सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, किसी स्टूडेंट को कम सपोर्ट किया जाता है। तो धीरे धीरे ये काफ़ी देर ही सही लेकिन बहुत ही अच्छा पहल है और इसकी तारीफ करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि इस व्यवस्था का जो दूरगामी परिवर्तन होगा वो क्या होगा। दोस्तों अब तक क्या होता था कि हमारे देश में जो टॉप 200 वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सिर्फ IITs ने ही मोर्चा संभाल रखा था और उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ IIMs की अगर बात करें। लेकिन इस स्टेप से क्या होगा कि जो भी हमारी रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है या और भी यूनिवर्सिटीज़, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, उनको भी अपनी बेहतरी करने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो इंस्टीट्यूट अपने लिए अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं रिसर्च शोध के क्षेत्र में, उन्हें काफ़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी, फंड एलोकेशन ज़्यादा होगा और व्यवस्था इतनी ट्रांसपेरेंट बनाई जाएगी कि जिससे कोई भी शोधार्थी अगर किसी विषय को लेके अपना शोध करना चाहता है तो उसे सरकार बढ़ावा देगी। निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छा स्टेप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस नीति को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी स्कूली शिक्षा ही नहीं, हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और हम दुनिया के उन बेहतरीन देशों के समकक्ष खड़े हो सकेंगे जिन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, UK की यूनिवर्सिटीज़ या इवन बहुत इधर कुछ वर्षों की बात की जाए तो चाइना ने भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जब हम स्टूडेंट्स में स्कूल टाइम से ही एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने की बात कहेंगे तो आने वाले समय में किसी प्रकार के चैलेंज को लेने के लिए वो पहले से तैयार होंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और अगर ऐसे स्टेप हम अभी से लागू करना शुरू कर दें तो बहुत ही जल्द हमारे देश में रोजगार की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास डिग्री होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि जॉब करने लायक हैं। ये तमाम वो स्टेप हैं जिससे कि हमारे बच्चे सिर्फ डिग्री होल्डर ही नहीं होंगे बल्कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक बेहतरीन एसेट साबित होंगे और सब लोग इस लायक ज़रूर होंगे कि उन्हें डिग्री लेने के बाद किसी भी प्रकार के भय का सामना न करना पड़े, वो खुद स्किल्ड होंगे। जिस दिन हमारा देश स्किल्ड हो जाएगा उस दिन हम हर प्रकार से बेहतर तरक्की करने लायक होंगे और दुनिया के उन तमाम बेहतर देशों के सामने खड़े होंगे जो कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी नाते वो डेवलप्ड की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है नई शिक्षा नीति के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ बातें रह जाती हैं तो अगले वीडियोस के माध्यम से मैं उन पर भी फोकस करने की कोशिश करूँगा और इसके लिए मैं आगे भी आप सबसे सुझाव लेना चाहूँगा कि आप सबकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।